नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी कोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर वन तक की पढ़ाई करी थी और उसके बाद ये नेक्स्ट रिवीजन क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की। दोस्तों, आप अपने सामने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये जो पहला सब हेड है, इसमें कहा जा रहा है कि वाई नेशनलिस्ट अपसर्ज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो नेशनलिज्म का जो अपसर्ज है, मैं इसको अपसर्ज ना कहकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिसर्जेंस है। रिसर्जेंस है जो बहुत पहले शुरू हुई थी एक लड़ाई, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे थोड़ी सी डिवाइड हो गई थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस कह रहा था कि हमें साथ देना चाहिए अंग्रेज़ों का एज ए पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। ये मॉडरेट्स का कहना था। एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट सपोर्ट द ब्रिटिशर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने कहा था कि ये मौका है, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कि हमें इस वक्त जो है स्ट्राइक करना चाहिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। इस डिवाइडेड नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो दिक्कतें थीं, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि हम लोगों ने साथ दिया अंग्रेज़ों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ देने की वजह से जो भी नेशनलिज्म ग्रो हुआ था सो फार, जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ गई थी। इसीलिए मैं रीसर्जेंस का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोबारा से। तो ऐसा क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि हमें दोबारा से वही पुरानी नेशनलिस्ट मूवमेंट को उतने ही एग्रेसिव तरीके से एक्सपैंड करना है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हम लोगों ने साथ दिया था अंग्रेज़ों का, तो कुछ सोच कर साथ दिया था। हमें लगा था कि अंग्रेज़ जो है हमारी कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करेगी और बदले में कुछ कंसेशंस हमें देगी। लेकिन हमने देखा कि पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप्स भारत को बहुत खतरनाक और बहुत ही गंदी वाली इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ी, और वो तमाम एस्पेक्ट्स में फेस करनी पड़ी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पेजेंट्स हो, चाहे वो लेबरर्स हो, सबको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी। और ये इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जितना भी खर्चा हुआ था वर्ल्ड वॉर में, वो सारा खर्चा जो है सरकार अब टैक्स के थ्रू से हम ही लोगों से वसूल रही थी। भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था ये सोचकर कि कुछ कंसेशन मिलेगा, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? हमें मिला हार्डशिप्स, इकोनॉमिक हार्डशिप। वो सारा खर्चा वो हम ही लोगों से निकालने में लग गई। नेशनलिस्ट उस समय के जो थे, जिन्होंने कहा था कि एज ए पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी वी शुड सपोर्ट द ब्रिटिशर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो डिसोल्यूशनमेंट जो है वो टूट गया। उन्हें समझ में आ गया कि वो भ्रम में थे। उन्हें समझ में आ गया कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था बेसिकली एन इंपेरियलिस्ट वॉर। हमें कैरेक्टर का पता चला। हमें कैरेक्टर का पता चला। किसका कैरेक्टर? वर्ल्ड वॉर वन का। क्या था वो कैरेक्टर? इट वॉज एन इंपेरियलिस्ट वॉर। इंपेरियलिस्ट इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा था। हमें समझ ही नहीं आया, और जब आया तब तक इट वॉज टू लेट, और हम लोग उस समय इकोनॉमिक हार्डशिप्स, विभिन्न तरीके की इकोनॉमिक हार्डशिप्स को फेस कर रहे थे। गुस्सा सब में पनप रहा था, और इसी गुस्से में थोड़ा सा इंस्पिरेशन, या इसी गुस्से को एक मूवमेंट के थ्रू से, एक रेवोल्यूशन के थ्रू से चैनलाइज करने के लिए जितना भारतीय लीडर्स का योगदान रहा है, उतना ही रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट भी रहा है। दोस्तों, रशियन रेवोल्यूशन 1917 से शुरू हुआ था, और इस रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि जो रूसी क्रांति जिसको कहते हैं, इसमें यह हुआ था कि जो मासेज हैं उन्होंने जार जैसी बड़ी अथॉरिटी को गिरा दिया था, हरा दिया था, गद्दी से निकाल दिया था, इनफैक्ट मार भी दिया था। और इसी तरीके से वहां क्रांति हुई थी, मास की सपोर्ट से। इसी गुस्से को, इसी से सीख कर यहां से जितनी भी हमारी लर्निंग्स हुई, जितने भी हमें इंस्पिरेशन मिली, इन्हीं इंस्पिरेशंस और लर्निंग्स के सहारे हम लोगों ने अपना फिर से रिसर्जेंस किया, हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट का, जो काफी वीक हो चुका था। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है। जब ये बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा था, तो अंग्रेज़ों को लगा कि इनको शांत करना ज़रूरी है, और शांत करने के लिए इन्होंने मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लेकर के आए। अब ये मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं, इसको 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आप कह सकते हैं। दोस्तों, इसमें हुआ क्या कि इन्होंने डायरार्की सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और वो भी प्रोविंसेस में। इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर गवर्नेंस का, कि यहाँ पे सेंट्रल है और इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोविंसेस हैं।
अभी एग्जाम्पल के लिए आप 3 प्रोविंसेस को मानकर चलिए। अब इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल में कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन प्रोविंसेस में, स्टेट्स में इनकी गवर्नेंस में एक चेंज हुआ, और वो चेंज था कि यहाँ पे हर एक प्रोविंसेस में जो चेंज आया वो ये था कि यहाँ पे एक लिस्ट का बंटन किया गया, एक लिस्ट का बंटन किया गया। पहला लिस्ट था रिजर्व्ड लिस्ट और दूसरा लिस्ट था ट्रांसफर्ड लिस्ट, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, गवर्नेंस के चेंजेस में। जो रिजर्व्ड लिस्ट थी इसके अंदर वो तमाम पावर्स थे जो पावर्स रिजर्व थे फॉर दी गवर्नर, यानी कि अंग्रेजों के हाथ में रिजर्व थे। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उसके अंदर थे वो सारे के सारे मिनिस्टर्स जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, इसके अंदर भारतीय भी हैं। अब हुआ ये दोस्तों कि यहां पे ये जो ट्रांसफर्ड लिस्ट है, इस ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, जितने भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सब में सिर्फ और सिर्फ आपको जो दिखेगा वो है ड्यूटीज। और इन ड्यूटीज को, गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए जो फाइनेंसेस की जरूरत पड़ती है वो अल्टीमेट डिसीजन लेगी ये रिजर्व लिस्ट में जो गवर्नर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे हम एजुकेशन बोलते हैं, हाउसिंग बोलते हैं, तो यहां पे हम बोलेंगे कि फाइनेंस। तो जरा आप सोचिए कि क्या यहां पे एजुकेशन, हाउसिंग और तमाम अन्य गवर्नेंस की चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है बिना फाइनेंस के? इसका मतलब हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हां, हम आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री भी दे रहे हैं, हाउसिंग में भी काम करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन हम अपना फाइनेंसेस जो है अपने पास रिजर्व रख रहे हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि दे विल बी रूलिंग डिफैक्टो विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोचिए, तो मतलब हम ही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये रिफॉर्म लाए गए, ये 1919 का एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, और इससे क्या 2 तीर उन्होंने मारने की कोशिश की। पहली तीर उन्होंने मारने की ये कोशिश करी कि हम लोगों को कहा कि ठीक है भैया, हम आपको बहुत सारी ड्यूटीज जो हैं गवर्नेंस में इंक्लूड कर रहे हैं आपको प्रोविंसेस में, और इससे दूसरा फायदा क्या होगा कि हम ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो बढ़ रही थी उस समय, उसको भी थोड़ा सा ठंडा करने का मौका मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर डीप में जाके देखें तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में एक्चुअली में कुछ नहीं है, सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया गया है, ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करी गई है। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक्सटेंसिव पावर्स वर रिजर्व्ड फॉर द गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड सेक्रेटरी। ठीक है, franchisee expanded, powers also extended, governor general to administer with an executive council of 8 members, जिसमें से 3 भारतीय हैं। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक्स को देखिए दोस्तों। डाया की अरेंजमेंट जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, आधे लोगों को समझ में नहीं आया, और बहुत ही इरेशनल तरीके से फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे फाइनेंस इधर पे है तो एजुकेशन उस तरफ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही इरेशनल है। इसके अलावा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू लेजिस्लेचर। So the central government is not responsible to the legislature, which is absolutely contrary, absolutely contrary to the British own model of parliamentary democracy. अपने मॉडल से भी अलग करके ये लोग ला रहे हैं, मतलब दे आर एक्चुअली डिफाइन देयर ओन प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जब बात आती है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। ठीक है दोस्तों, तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, इट वाज अ मॉकरी टू द इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट वाज अ मॉकरी टू द इंडियन सैक्रिफाइसेस। तो हम लोगों को समझ आई कि देयर इज अ सेंस ऑफ बिट्रेयल बाय द ब्रिटिशर्स, स्पेशली आफ्टर द राउलेट एक्ट। अभी तक तो हम लोग को समझ में आ गया था कि हम लोग को यूज किया गया है, हमें इस्तेमाल किया गया है, और एक सेंस ऑफ बिट्रेयल तो है हमारे दिमाग में घुस गया था। लेकिन उसके बाद भी एक और चीज हुई, वो है राउलेट एक्ट। जब राउलेट एक्ट आया तो उसके बाद हमें यकीन हो गया कि पूरी तरीके से बिट्रेयल जो है वो कितनी हद तक जा सकती है। दोस्तों, राउलेट एक्ट के बारे में हालांकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। राउलेट एक्ट को ब्लैक लॉ भी बोला जाता है दोस्तों, और वे ब्लैक लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हो, विदाउट अ वारंट। यानी कि पुलिसिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है।
कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी कि ये एब्सोल्युटली एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाने वाली है। एब्सोल्युटली एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे टू गवर्न अ स्टेट। फलस्वरूप हम लोगों ने इसका विरोध भी किया। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटिशर्स प्रॉमिस्ड फॉर अ रिवॉर्ड एंड आफ्टर द वॉर दे फेल्ड टू मटेरियलाइज देयर प्रॉमिसेस। इन फैक्ट इंस्टेड दे गिफ्टेड अस 1919 claims for reforms, so many economic hardships and Rowlatt Act. This is what we got. Hence, the nationalists were highly disappointed. इस सिचुएशन में हमें समझना है कि 1917, 1918, 1919 के समय गांधी जी का जब इंट्रोडक्शन होता है इंडियन पॉलिटिक्स में। नाउ बिफोर आई इंट्रोड्यूस गांधी जी और गांधी जीज अर्ली डेज ऑफ एक्टिविज्म इन इंडिया, हमें समझना पड़ेगा कि गांधी जी की शुरुआत कहां से हुई, गांधी जी का जो एक्टिविज्म है इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो चलिए दोस्तों, इसको जानने के लिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास के पीडीएफ में फोकस करेंगे, जहां पे मैं विस्तार से बताऊंगा कि गांधी जी का जन्म कहां से हुआ, किस तरीके से वो साउथ अफ्रीका पहुंचे, किस तरीके से वो भारत में आया और भारत में आने के बाद उन्होंने कौन कौन सी ऐसी चीजें करी, कौन कौन सी ऐसी मूवमेंट्स करी जिसके बाद भारत के जो नेशनल मूवमेंट की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल गई। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको इस तरीके की वीडियो से रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।